Hello friends, in this video we will discuss about TDS equations and Carnot cycle. Okay, so let's start with TDS equations. So there are two TDS equations which are first is, as you can see over the screen, TDS equals to du plus pdv. The second equation is TDS equals to dh minus vdp. We will derive both these equations. Okay, so first we are going to derive this equation TDS equals to du plus pdv. So I am writing down the equation of first law of thermodynamics, okay, for a closed system. Okay, the first law of thermodynamics for a closed system, okay, I can write down here dq equals to du plus pdv. Okay, so this is basically the first law of thermodynamics. Okay, for a closed system undergoing a reversible process, this equation is valid under these assumptions. As I have applied pdv, so pdv is valid for reversible process. Okay, now if I am going to consider the equation for entropy change for a reversible process, यदि रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला देखता हूँ तो जो ये ds लिखा हुआ है विच इज़ dq बाई टी, दिस इज़ द वैलिड व्हेन द प्रोसेस इज रिवर्सिबल. ठीक है, तो ये देखो, ये हमने लास्ट क्लास में डिराइव भी किया था कि ds जो होता है दिस फॉर इंटरनल रिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है, फॉर इंटरनल रिवर्सिबल हो या फिर रिवर्सिबल हो तो उनके केसेस में ds क्या आता है, dq बाई टी आता है. ठीक है, तो जब ds जो होता है वो dq बाई टी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है, तो जो ds होगा dq बाई टी, तो dq क्या हो जाएगा, dq विल बी इक्वल टू टी डी एस. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो dq जो होगा वो टी डी एस हो जाएगा. तो हमें dq को टी डी एस से यहाँ रिप्लेस कर देना है, तो क्या आ जाएगा, टी डी एस इक्वल्स टू डी यू प्लस पी टी वी. तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. अब देखिए यहाँ पे जो भी हमें टर्म्स नज़र आ रही हैं, दीज ऑल आर प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम. तो जो भी ये जो रिलेशन है हमारा, ये प्रॉपर्टीज़ में एक रिलेशन है. तो जब रिलेशन हमारा प्रॉपर्टीज़ में होता है तो वो हमेशा वैलिड होता है, वेदर इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, वेदर इट इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, वेदर इट इज़ ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, जो भी है, मतलब हर जगह हम ये प्रॉपर्टीज वाला रिलेशन लगा सकते हैं. ठीक है, ये रिलेशन हर जगह वैलिड होगा. रीजन इज दिस इज रिलेशन अमंग द प्रॉपर्टीज. तो ठीक है, इट इज़ वैलिड इन रिवर्सिबल एज वेल एज रिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है, अब अगला रिलेशन हम डिराइव करते हैं, दैट एज यू कैन सी ओवर स्क्रीन दैट टी डी एस इक्वल्स टू डी एच माइनस वी डी पी. दिस रिलेशन वी आर गोइंग टू डिराइव हियर. So for that I have written down here the formula for enthalpy. I can write down H equals to U plus PV. Okay, we have already discussed. If I'm going to write down this in differential form, so DH equals to DU plus PdV plus VdP. हमने इसको differential form में लिखा तो ये चीज़ें आपके पास DU plus PdV plus VdP आ जाएगा. अब देखिए यहाँ पे this DU plus PdV, this term according to the first law of thermodynamics, okay, for a क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ रिवर्सिबल प्रोसेस, तो डी यू प्लस पी डी वी क्या होता है, डी क्यू होता है. ठीक है, ये हमने डी क्यू के बराबर होगा डी यू प्लस पी डी वी, तो हम इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे. ठीक है, डी यू प्लस पी डी वी की जगह मैं क्या सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, डी क्यू सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ. तो ये वाला जो टर्म होगा हमारे पास, इट विल बी रिप्लेस्ड विद डी क्यू. ठीक है, तो देखो डी एच विल बी इक्वल टू डी क्यू प्लस वी डी पी. अब हम अप्लाई करते हैं कि डी क्यू विल बी इक्वल्स टू टी डी एस, लेकिन अजम्पशन क्या है, फॉर इंटरनल रिवर्सिबल. वही अजम्पशन एंट्रोपी वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि डी एस फॉर इंटरनल रिवर्सिबल प्रोसेस, दिस विल बी इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी. सो डी क्यू क्या हो जाएगा, टी डी एस हो जाएगा. डी क्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू टी डी एस. ओके, अजम्पशन ध्यान रखना, इंटरनल रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है. ठीक है, सो डी क्यू को हमने टी डी एस से रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, तो डी एच इक्वल्स टू टी डी एस प्लस वी डी पी. तो यहाँ पे जब टी डी एस को मैं सेपरेट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो टी डी एस इक्वल्स टू डी एच माइनस वी डी पी. आई एम गोइंग टू गेट दिस रिजल्ट. ठीक है, अब ये जो रिलेशन है इट इज़ वैलिड एवरीवेयर, वैलिड इन ऑल रिवर्सिबल एज वेल एज रिवर्सिबल as well as irreversible process. ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस हर जगह वैलिड है. ठीक है, तो मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इट इज़ अ रिलेशन अमंग प्रॉपर्टीज. ये जो है इट इज़ अ रिलेशन अमंग प्रॉपर्टीज, और जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं. वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं कि ये प्रोसेस रिवर्सिबली हो रहा है या
इस पाथ से हो रहा है या फिर ये डॉटेड वाला ये रिवर्सिबल पाथ से हो रहा है, ये केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं प्रॉपर्टीज। तो इसलिए ये जो रिलेशन है दिस इज अमंग द प्रॉपर्टीज, सो दिस रिलेशन इज वैलिड एवरीवेयर। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे द सेम थिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, द इक्वेशन 1 and 2 आर एप्लीकेबल टू द प्रोसेस रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ओके, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दीज TDS इक्वेशंस। ओके, जब हम इन इक्वेशंस को इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है TDS इक्वल्स टू DU प्लस PdV, हमारा टारगेट यहाँ है कि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हियर द फॉर्मूला फॉर एंट्रोपी चेंज हम डिराइव करेंगे। ठीक है, एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो DS विल बी इक्वल टू DU अपॉन T प्लस PdV अपॉन T। अब हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं, दिस इज वैलिड फॉर व्हाट, आइडियल गैस। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे अजम्पशन आ चुका है। जब हम P अपॉन T को क्या लिखेंगे, P अपॉन T आइडियल गैस इक्वेशन से यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि P अपॉन PV इक्वल टू RT हमने लिखा यहाँ पे। सो PV अपॉन RT को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे हमें P अपॉन T का वैल्यू चाहिए, तो जब P अपॉन T को रिप्लेस करेंगे तो वो R अपॉन V हो जाएगा। तो यहाँ पे जब P अपॉन T विल बी R अपॉन V, तो यहाँ पे जब हमने इसको रिप्लेस किया R अपॉन V को, तो ये क्या आ जाएगा, देखो R अपॉन V इंटू DV। अब यहाँ पे जो देखिए आपके पास जो एंट्रोपी यहाँ हम लिख रहे हैं ये बेसिकली स्पेसिफिक एंट्रोपी है। ठीक है, तो हम मास जो ले रहे हैं, जो भी टर्म ले रहे हैं वो पर यूनिट मास चल रही हैं चीज़ें, दिस इज स्पेसिफिक एंट्रोपी। और जब भी स्पेसिफिक टर्म आता है तो मतलब दैट क्वांटिटी पर यूनिट मास हो जाता है, तो एंट्रोपी पर यूनिट मास। तो जब आप इसका SI यूनिट लिखोगे तो ये बेसिकली यहाँ पे जनरली जो यूनिट हम यूज करेंगे वो होगा किलो जूल पर kg केल्विन। ठीक है, दिस विल बी द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक एंट्रोपी जो जनरली आपको देखने को मिलेगी। ओके, सो यहाँ पे हम जब इसको डिराइव करेंगे, DU को मैं लिख सकता हूँ, DU इज बेसिकली CV इंटू DT। ठीक है, फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, DU जो होगा वो इंटरनल एनर्जी हमेशा ही टेम्परेचर का फंक्शन होगा, तो फॉर एन आइडियल गैस हम डायरेक्टली लिख सकते हैं DV इज CV इंटू DT। ठीक है, सो ये जो फॉर्मूला है इसमें हमने क्या अजम्पशन लिया है कि इट इज़ वैलिड फॉर आइडियल गैस। ओके, तो यहाँ पे देखिए DU को हमने CVDT लिखा, तो फॉर एन आइडियल गैस जब हमें एंट्रोपी चेंज निकालना होगा तो हम निकालेंगे CVln T2/T1 प्लस Rln V2/V1। क्यों आया ये ऐसा, देखो तो जब CVDT अपॉन T, P अपॉन T को हमने R अपॉन V लिख के ऊपर DV था न्यूमरेटर में, इंटीग्रेट करेंगे तो ln V2/V1 आएगा, ये ln T2/T1 आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आई होप आपको क्लियर है कि चेंज इन एंट्रोपी विल बी CVln T2/T1 प्लस Rln V2/V1। So this is the first formula for the change in entropy for an ideal gas। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। सेकेंड फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस वी आर गोइंग टू डिराइव हियर। अब देखिए यहाँ पे ये डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन आप देख पा रहे हो, TDS इक्वल्स टू DH माइनस VdP। यहाँ पे हम DS को सेपरेट कर लेते हैं, DS को सेपरेट करेंगे तो DH अपॉन T माइनस VdP अपॉन T। अब देखिए फॉर एन आइडियल गैस आई कैन राइट डाउन DH इज इक्वल्स टू CP इंटू DT। ठीक है, और V अपॉन T अप्लाइंग आइडियल गैस इक्वेशन हियर, यदि मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाता हूँ तो PV इक्वल्स टू RT, तो यहाँ से हमें V अपॉन T का वैल्यू चाहिए, तो V अपॉन T का वैल्यू हम यहाँ से R अपॉन P लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो V अपॉन T देखिए यहाँ पे R अपॉन P हमने लिखा। नाउ H को हमने क्या लिखा है, CP इंटू DT। जब हमने इन चीज़ों को सब्सटीट्यूट किया यहाँ पे CP इंटू DT, और V अपॉन T को हमने लिखा R अपॉन P फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो जो ये भी जो डेटा आप देख पा रहे हो, ये वाला डेटा ये हम किसके लिए लगा सकते हैं, फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, दीज फार्मूला जो वैलिड हैं, दीज आर वैलिड फॉर व्हाट, आइडियल गैस। ठीक है, यहाँ पे हमने अजम्पशन लिया है आइडियल गैस का, तो वी आर डिराइविंग दीज फार्मूलाज फॉर आइडियल गैसेज। ओके, सो यहाँ पे जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो CPln T2/T1 माइनस Rln P2/P1 हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रल लॉग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको ये एंट्रोपी चेंज वाला फॉर्मूला भी क्लियर है। ठीक है, अब देखिए एंट्रोपी चेंज फंक्शन इज एप्लीकेबल फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि एंट्रोपी चेंज जो होता है ना वो प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ये जो रिलेशन है ये हमारे पास प्रॉपर्टीज में है, तो एंट्रोपी चेंज वाला जो फंक्शन है, एंट्रोपी जो पॉइंट फंक्शन है ना, तो ये जो एप्लीकेबल हैं, हम ये जो फॉर्मूला है ये हम रिवर्सिबल में भी लगा सकते हैं, रिवर्सिबल में भी लगा सकते हैं। लेकिन देखिए हम लगाएंगे किस में, रिवर्सिबल वाले में जो एंट्रोपी चेंज निकालेंगे उन स्टेट्स के बीच में। मान लो कि यू आर वर्किंग, यदि आपने एक प्रोसेस हुआ, ठीक है,
सिस्टम में कोई प्रोसेस हुआ फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, मान लो कि टीएस डायग्राम में बना रहा हूँ, तो आप स्टेट 1 से स्टेट 2 पहुँचे, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो आप रिवर्सिबली पहुँचे, तो रिवर्सिबली तो मैं इसको कॉन्टिन्यूस लाइन से बनाऊंगा, और दूसरा आप इन्हीं सेम स्टेट्स के बीच में इरिवर्सिबली पहुँचे, इरिवर्सिबल प्रोसेस से पहुँचे, तो जो एंट्रोपी चेंज होगा ये रिवर्सिबल है, ठीक है, ये इरिवर्सिबल है, तो दोनों में जो एंट्रोपी चेंज होगा वो तो सेम होगा, ठीक है ना। तो हम इस वाले पाथ से निकाल लेंगे एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल मान के, तो वही एंट्रोपी चेंज इरिवर्सिबल में होगा, ठीक है ना। तो जहाँ भी हम इरिवर्सिबल पाथ से एंट्रोपी चेंज नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे रिवर्सिबल मान के निकाल लेते हैं, और वही फॉर्मूला और वही जो होता है एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल में भी वही होगा। क्यों, रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, इन दोनों स्टेट्स के बीच में एंट्रोपी चेंज सेम होगा, क्योंकि पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज में हम डेरिवेशन की है, ठीक है, कि एंट्रोपी चेंज के आइडियल गैसेस के लिए क्या फॉर्मूलेज होंगे, तो इन फॉर्मूलेज के हेल्प से हम एंट्रोपी चेंज निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन ऑन टीएस कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यदि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो रहा है, दिस इज टीएस डायग्राम, तो यदि कंप्रेशन होगा तो टेम्परेचर देखो इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंशन होगा जैसे कंप्रेशर होता है तो कंप्रेशर में टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता है, आइसेंट्रोपिक हम लेते हैं, ठीक है। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन देखो ये वाला है जो ऊपर जो एरो मार्क किया हुआ है, ये वाला जो है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला ये वाला जो है हम आइसोथर्मली हीट एडिशन वाला और आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन के बारे में है, ठीक है। जब आप कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, तो वहाँ पे जब आप हीट ऐड करोगे सिस्टम में तो एंट्रोपी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ए इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट आइसोथर्मल हीट एडिशन, ठीक है। तो आइसोथर्मल है मतलब टेम्परेचर देखो यहाँ पे कांस्टेंट है और एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, आइसोथर्मली हीट रिजेक्शन, लेकिन ये रिवर्सिबल भी है, हमें ये ऐड करना है कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन, दिस इज व्हाट रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे आइसोथर्मली जब आप हीट ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे सिस्टम में तो एंट्रोपी बेसिकली इंक्रीज हो रहा है, आइसोथर्मली हीट रिजेक्ट करा रहे हो तो एंट्रोपी डिक्रीज होगा, ठीक है। अब हम कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेसेस को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए टीएस डायग्राम पे हम ड्रॉ करेंगे। तो टीएस डायग्राम पे जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को ड्रॉ करते हैं तो देखिए कैसा ग्राफ आता है। तो फर्स्ट आई एम टेकिंग द फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन विच इज़ डी यू प्लस पी डी वी। अब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो डी वी वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो टी डी एस क्या आ जाएगा, डी यू आ जाएगा, टी डी एस बेसिकली इक्वल्स टू डी यू। सो डी यू क्या होता है, सी वी इंटू डी टी, फॉर एन आइडियल गैस आई कैन राइट डाउन डी यू एच सी वी इंटू डी टी। सो यहाँ पे देखिए डी टी बाई डी एस का जो टर्म आता है दिस इज टी बाई सी वी, डी टी बाई डी एस विल बी इक्वल टू टी बाई सी वी। वट डज इट मीन हियर कि इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर देन द स्लोप इन टी एस डायग्राम विच इज रिप्रेजेंटेड बाई डी टी बाई डी एस दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्लोप बढ़ेगा, ठीक है ना। अब दूसरा देखिए जब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की बात हो रही है हियर द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो हम सेकेंड टीडीएस इक्वेशन लगा रहे हैं दैट इज डी एच माइनस वी डी पी। हियर द प्रेशर इज बेसिकली व्हाट कांस्टेंट, सो डी पी जीरो हो जाएगा, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो चुका है। तो टी डी एस आया डी एच के बराबर, डी एच फॉर एन आइडियल गैस आई कैन राइट डाउन सी पी इंटू डी टी। सो टी डी एस इज बेसिकली इक्वल्स टू सी पी इंटू डी टी। सो डी टी बाई डी एस का जो वैल्यू है वो टी बाई सी पी आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि जैसे टी एस डायग्राम में टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे ही इस टी एस डायग्राम में स्लॉप इंक्रीज होगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का। देखिए दोनों ग्राफ हम चेक करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास डी टी बाई डी एस इज नथिंग बट द स्लॉप ऑफ द प्रोसेस ड्यूरिंग द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। डी टी बाई डी एस इक्वल्स टू टी बाई सी वी आ रहा है, इसका मतलब ये है डी टी बाई डी एस इज रिप्रेजेंटिंग स्लॉप, ठीक है, इस कर्व का स्लॉप रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जो स्लॉप होगा वो टी बाई सी वी होगा और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में जो स्लॉप है वो टी बाई सी पी है। अब देखिए यहाँ पे जब हम कंपेयर करते हैं इन दोनों में किसका स्लॉप ज़्यादा है,
तो हम चेक करेंगे कि Cp ज़्यादा है या Cv ज़्यादा है। तो हमें ऑलरेडी पता है Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। तो जब Cp ज़्यादा होगा तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में जो स्लॉप का वैल्यू होगा हियर इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जो स्लॉप का वैल्यू होगा दैट इज कंपैरेटिवली लेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि Cp जो होता है दैट इज ग्रेटर देन Cv। इफ़ Cp इज ग्रेटर देन Cv देन 1/Cp लेस होगा। तो 1/Cp लेस होगा तो जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का जो स्लॉप होगा वो कम हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ ऑफ TS डायग्राम इन केस ऑफ दिस इज फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज फॉर कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए। तो अब आप देख सकते हो कि जो स्लॉप है वो कांस्टेंट प्रेशर वाले में कम है और कांस्टेंट वॉल्यूम में ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको सिंपल ड्रॉ कर देना है। इफ़ आई हैव टू ड्रॉ द TS डायग्राम, ठीक है, अंडरगोइंग अ प्रोसेस विच इज एट वन इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो हम ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये वाला प्रेशर कांस्टेंट का होगा, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट का होगा। क्यों? देखो ऐसा क्यों होगा कर्व? क्योंकि देखो स्लॉप चेंज होना चाहिए ना, स्लॉप इंक्रीज होना चाहिए। तो देखो स्लॉप इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना, वर्टिकल होता जा रहा है, स्लोप इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा ऊपर तो स्लोप बढ़ना चाहिए, तो स्लोप देखो बढ़ रहा है। अब दूसरा, इसका जो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला था उसका स्लोप ज़्यादा होना चाहिए, तो देखो ईस्ट वाले का स्लोप ज़्यादा है, इसका कम है। ठीक है ना, तो यही इसमें नॉट पॉइंट था। अब हमने देखिए ग्राफ ड्रॉ करना हम सीख चुके हैं कि आइसोथर्मल हीट एडिशन में TS डायग्राम कैसे बनाएंगे, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन में कैसे बनाएंगे, देखो ये हमने यहाँ डिस्कस किया। ठीक है, यहाँ पे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन एक्सपेंशन कैसे बनाएंगे ये हम, तो TS डायग्राम्स के ऊपर डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस हमने ड्रॉ करना सीखे हैं। ठीक है, TS डायग्राम पे यहाँ हमने कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर ड्रॉ करना सीखा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कार्नोट साइकिल के बारे में। ठीक है, तो ये जो नॉट पॉइंट है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। द स्लॉप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऑन TS डायग्राम इज ऑलवेज लेस देन द स्लॉप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम डायग्राम। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का जो स्लॉप होगा वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम कार्नोट साइकिल के बारे में समझते हैं कि देखिए जो कार्नोट साइकिल हम यहाँ पढ़ेंगे दिस इज़ बेसिकली एन आइडियल साइकिल इन थर्मोडायनेमिक्स। ओके, ये कोई प्रैक्टिकल साइकिल नहीं है, इट इज़ बेसिकली वी कैन से कि ए बेंचमार्क, कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम यदि पहुँच सकते हैं किसी साइकिल में, कितना एफिशिएंट पहुँच सकते हैं तो वो कार्नोट के बराबर पहुँच सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकल में वी आर नॉट एबल टू अचीव दिस साइकिल। ओके, क्यों? क्योंकि जो इसमें हम देखेंगे इसके ड्रॉबैक्स में अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा कि वाई वी कांट अचीव दिस साइकिल प्रैक्टिकली। तो ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, ये एक बेंचमार्क है हमारे लिए। ठीक है, कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो हम कंपेयर किससे करेंगे? हम कार्नोट से कंपेयर करेंगे, क्योंकि कार्नोट से ज़्यादा तो हम अचीव कर ही नहीं पाएंगे किसी साइकिल में। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि वी आर टेंडिंग टूवर्ड्स कार्नोट, हम कार्नोट को अप्रोच करें। तो ये हमारा टारगेट होता है किसी भी साइकिल का। ठीक है, कि वो कार्नोट को कि कितना करीब है। ठीक है, ओके, तो हम देखिए हम पहले समझेंगे कि कार्नोट साइकिल में कौन कौन से प्रोसेसेज होते हैं। तो हियर देयर आर बेसिकली 4 प्रोसेसेज इन द कार्नोट साइकिल। इट इज़ वेरी बेसिक साइकिल। ठीक है, यहाँ पे ये 12th क्लास में भी आता है थर्मोडायनेमिक्स में। तो यहाँ पे देखिए जो 4 प्रोसेसेज आप TS डायग्राम यहाँ पे देख पा रहे हो, इन दिस TS डायग्राम बेसिकली दिस प्रोसेस 1 to 2, ये वाला प्रोसेस कौन सा होगा? ये जो है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। ठीक है, आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक होता है, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। जो 2 to 3 वाला जो प्रोसेस आप देख पा रहे हो ये वाला, ये जो प्रोसेस है दिस इज बेसिकली आइसोथर्मल हीट एडिशन। ठीक है, आइसोथर्मल हीट एडिशन, और ये बेसिकली जो है रिवर्सिबली आइसोथर्मल हीट एडिशन है। ठीक है, जो भी प्रोसेसेज यहाँ पे कार्नोट में होंगे वो बेसिकली कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। ऑल द 4 प्रोसेसेज विच यू आर एबल टू सी इन द साइकिल, ऑल 4 प्रोसेसेज आर रिवर्सिबल। ठीक है, अब 3 to 4 जो प्रोसेस है इस साइकिल में, वो जो प्रोसेस कौन सा होगा? दैट इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। ठीक है, और 4 to 1 जो प्रोसेस है इसमें, द प्रोसेस 4 to 1 हियर, दिस इज बेसिकली व्हाट? आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको चारों प्रोसेसेस क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अब देखिए हम इसके केस में कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, चारों प्रोसेसेस आई होप आपको क्लियर है कौन कौन से हैं 4 प्रोसेसेस।
अब हम वन बाय वन हर प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और हमारा टारगेट क्या है, यहाँ पे एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है। तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है कार्नोट साइकिल के केस में, या हमेशा हम जनरल जो फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का, वो क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। देखो यहाँ पे एफिशिएंसी बेसिकली क्या हो जाता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, देख पा रहे हो आप, इट्स वेरी इजी फॉर्मूला, ठीक है। अब आउटपुट हम क्या लेंगे, डब्ल्यू नेट, ठीक है। आउटपुट हमारा किस फॉर्म में है, वर्क हम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो डेट इज डब्ल्यू नेट। इनपुट क्या है, वी आर गोइंग टू सप्लाई सम अमाउंट ऑफ हीट, यहाँ पे हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू सप्लाई हीट, बट दैट इज आइसोथर्मल, रिवर्सिबली आइसोथर्मल हीट एडिशन। रिवर्सिबल ये बेसिकली क्यू एडिशन है, ठीक है। यहाँ पे क्यू रिजेक्शन है, दिस इज बेसिकली क्यू रिजेक्टेड, ओके। सो प्रोसेस 2 to 3 हीट ऐड करेंगे, 4 to 1 में हीट रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। 1 to 2 आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, 3 to 4 आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा। तो ये 4 प्रोसेसेज हैं। अब देखिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपने पढ़ा, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने पढ़ा कि आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट हमारा है यहाँ वर्क की फॉर्म में, तो नेट वर्क अपॉन बेसिकली हीट सप्लाइड, ये हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब जो नेट वर्क होता है वो किसके बराबर होगा, हम कंप्लीट साइकिल में जो डब्ल्यू नेट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू नेट के बराबर हो जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, बेसिकली द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू विच इज इक्वल्स टू द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू। ऐसा पढ़ा था हमने कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू विल बी इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू। तो हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू नेट इक्वल टू क्यू नेट, इफ दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस है, कार्नोट साइकिल है, तो क्यू नेट अपॉन क्यू एस। तो एफिशिएंसी के लिए हमें चाहिए कि कितना नेट हीट हमने सप्लाई किया है और हाउ मच इज द क्यू नेट एंड डिवाइड बाई क्यू एस, ठीक है। अब देखिए तो क्यू, ये हम ले रहा हूँ क्यू एडिशन, क्यू नेट क्या होगा बेसिकली क्यू एडिशन माइनस क्यू रिजेक्शन, और अपॉन क्या हो जाएगा क्यू रिजेक्शन, ठीक है ना। बेसिकली इसको यदि मैं सॉल्व करके लिखता हूँ क्यू नेट को, तो बेसिकली क्यू एडिशन माइनस बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू रिजेक्शन डिवाइड बाय क्यू एडिशन, ठीक है। अब वी ऑलरेडी नो हियर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू एडिशन अपॉन क्यू एडिशन ये आ जाएगा 1 माइनस क्यू रिजेक्शन अपॉन क्यू एडिशन, ठीक है। नाउ फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस वी ऑलरेडी नो हियर, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस दिस क्यू इज प्रोपोर्शनल टू टी, ओके। It is a reversible cycle, ideal cycle, and we already know that Q is proportional to T according to the thermodynamic temperature scale or Kelvin temperature scale. Okay, thermodynamic temperature scale के according Q proportional to T है. Here it is a reversible, complete reversible cycle है ना. तो efficiency में हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे आइडियल केस में, तो 1 माइनस क्यू रिजेक्शन कहाँ हो रहा है, टी लोअर पे हो रहा है, तो टी लोअर अपॉन क्यू एडिशन कहाँ हो रहा है, टी हाइयर पे हो रहा है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हाइयर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। तो देखिए हमने बहुत सिंपल वे में डिराइव कर लिया ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। सो वी हैव डिराइव्ड दिस फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी, आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ये हमने डिस्कस कर लिया है क्यू नेट को। देखिए हमने कैसे लिखा है कि क्योंकि ये जो दोनों है 1 to 2 और 3 to 4 ये तो आइसेंट्रोपिक है। आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक। 1 to 2 जो प्रोसेस है हमारे पास और 3 to 4 जो प्रोसेस है, दीज प्रोसेसेस आर 1 to 2 एंड 3 to 4 आर बेसिकली आइसेंट्रोपिक। और आइसेंट्रोपिक होंगे तो क्या होते हैं, रिवर्सिबल प्लस एडियाबैटिक, ठीक है। रिवर्सिबल भी होगा एडियाबैटिक भी होगा। तो एडियाबैटिक होता है 1 to 2 एंड 3 to 4, तो एडियाबैटिक में हीट जीरो हो जाता है ना, ये हीट जीरो हो जाएगा इनमें, तो ये दोनों ही बचा, ठीक है। सॉरी 1 to 2 एंड 3 to 4, ठीक है, ये नहीं होगा, मतलब इस ये वाला काटना है हमें, ठीक है। 3 to 4 इन दोनों में हीट जीरो होगा। बाकी तो नेट हीट में क्या बचा 2 3 और 4 1 बचा ना, ठीक है। अब जब हम देखते हैं प्रोसेस 2 to 3 को लेंगे, समझते हैं प्रोसेस 2 to 3 जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, हियर इट इज बेसिकली रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन। सो देखो जब हमने हीट ऐड किया तब इसका तो सिस्टम का एंट्रोपी देखो इंक्रीज हुआ है। सो डी एस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एस जनरेशन प्लस डी क्यू बाई टी, हमने पढ़ा अभी। तो एस जनरेशन जीरो हो जाएगा क्योंकि रिवर्सिबल है। सो ये वाला जो टर्म होगा एस जनरेशन वाला, दिस इज जीरो,
क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल है। तो ds का वैल्यू क्या आ जाएगा? dq/t। अब जब हम dq को लिखेंगे, आई कैन राइट डाउन dq एज TDS हियर। dq विल बी इक्वल टू TDS, क्यों? तो हमने पहले पढ़ रखा है, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लिख सकते हैं dq को TDS। ठीक है, तो जब हम Q23 निकालेंगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ये दूसरा फॉर्मेट है उसको डिराइव करने का, जो हमने पहले डायरेक्ट डिराइव कर दिया है, उसको एक अनदर फॉर्म में कैसे डिराइव करेंगे ये वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो Q23 वो क्या लिख सकता हूँ? TDS। तो Q23 कैन बी रिटन डाउन हियर एज T इंटू वो T हायर वाला, ये वाला, इंटू S3 माइनस S2 लिख सकता हूँ ऐसा। यही ये वाला सेम यहाँ लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, तो आई होप ये वाला हीट एडिशन कितना हुआ, ये TH इंटू S3 माइनस S2 आएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे जब हम हीट रिजेक्शन निकालते हैं प्रोसेस 4 to 1 वाले में, तो देखो ये जो प्रोसेस है 4 to 1, इस हीट रिजेक्ट करेगा, एंट्रोपी कम हो रहा है, 4 से 1 जा रहे हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम 4 to 1, एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हमें कैलकुलेट करना है Q41 कितना होगा, ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा? अगेन T इंटू डेल्टा एस, T इंटू S1 माइनस S4 फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो Q41 दैट इज़ नथिंग बट टेम्परेचर कौन सा है? T लोअर, क्योंकि Q इक्वल टू T डेल्टा एस लिख सकता हूँ क्योंकि रिवर्सिबल है प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए T इंटू S1 माइनस S4 आई हैव रिटन डाउन, दिस इज अमाउंट ऑफ हीट जो रिजेक्ट करेगा ये सिस्टम से। ठीक है, अब जब हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे इन वैल्यूज़ में कि हाउ मच इज़ द अमाउंट ऑफ नेट हीट जो प्रोड्यूस, नेट हीट जो इसमें सिस्टम का होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जितना हीट ऐड हुआ उसमें से जितना हीट रिजेक्ट हुआ है। सो यहाँ पे देखिए आपके पास Q41 इज बेसिकली TL इंटू S1 माइनस S4। अब ये S1 माइनस S4 जो है दिस इज नथिंग बट, ये हम जब कंप्लीट साइकिल बनाएंगे तो ये इट इज़ नथिंग बट S2 माइनस S3, क्योंकि ये यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, स्टेट 2 स्टेट 2 3, तो ये TL इंटू S2 माइनस S3 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, सो Q41 इज नथिंग बट माइनस ऑफ TL इंटू S3 माइनस S2 ऐसा लिख सकता हूँ। और Q23 कितना आया था हमारे पास? TH इंटू S3 माइनस S2। ठीक है, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेट हीट आ जाएगा। ठीक है, ये Q41 में हीट इंटरेक्शन है, हीट ट्रांसफर, ये Q23 में हीट ट्रांसफर है, दोनों को ऐड कर दिया हमने, नेट हीट ट्रांसफर आ जाएगा। तो नेट देखो ये आ गया Q नेट, दोनों को ऐड करेंगे तो देखो TH इंटू S3 माइनस S2, और यहाँ पे देखो माइनस TL इंटू S3 माइनस S2। ठीक है, ये वाला। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम यहाँ पे अब S3 माइनस S2 कॉमन ले लेंगे तो TH माइनस TL आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने S3 माइनस S2 कॉमन लिया तो Q नेट हमारे पास क्या आ गया? देखो S3 माइनस S2 इंटू TH माइनस TL, तो नेट हीट आ जाएगा। अब नेट हीट देखो पॉजिटिव है क्योंकि S3 डायग्राम से ज़्यादा है S2 से, S3 इज बेसिकली ग्रेटर देन S2, ये वाला टर्म पॉजिटिव है, ये वाला टर्म भी पॉजिटिव है क्योंकि T हायर इज ग्रेटर देन T लोअर। तो Q नेट आ गया अब हमारे पास। ओके, अब Q नेट होगा तो W नेट भी पॉजिटिव ही आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा डिवाइस है ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है कि दिस इज़ अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, क्योंकि जब ये पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट लॉ अंडरगोइंग अ साइकिल वी कैन ऑलरेडी से कि Q नेट इक्वल टू W नेट, सो वी कैन से दैट अवर सिस्टम अंडर कंसिडरेशन इज अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। ओके, सो यहाँ पे हम बता सकते हैं। अगला एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला लगाना है। एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले में देखिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्यू नेट अपॉन क्यू सप्लाइड। क्यू नेट हम अभी निकाला TH माइनस TL इंटू S3 माइनस S2, क्यू सप्लाइड वाला हमने निकाला TH अपॉन TH इंटू S3 माइनस S2। ये S3 माइनस S2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाएगा दिस वन। ठीक है, दिस इज द रिजल्ट फॉर एफिशिएंसी 1 माइनस T लोअर अपॉन T हायर। ओके, आई होप आपको ये रिजल्ट क्लियर है। अब जब इसी सेम डायग्राम को हम PV कर्व पे PV ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो PV डायग्राम में हम कार्नोट साइकिल ड्रॉ करेंगे। सो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास है, हमें एक बात का ध्यान रखना है क्योंकि इसमें 2 प्रोसेसेस हैं वो रिवर्सिबली आइसोथर्मल हैं और 2 प्रोसेस हैं वो रिवर्सिबली आपके एडियाबैटिक हैं। तो मतलब 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक, 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल। तो हमें ऑलरेडी पता है कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक का जो स्लोप होता है वो थोड़ा दैट इज गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस।
एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो जो ये वाले जो प्रोसेसेस हैं आपके जिनका स्लोप ज़्यादा है, दिस वन and this one, these are basically which type of processes? These are isentropic processes. Okay, these are basically which type of processes? These are isothermal processes. Okay, so two isothermal, two adiabatic you have to draw. ठीक है, so देखो यदि हम इसको ड्रॉ करेंगे पीवी कर्व पे, हम जब कार्नोट साइकिल को ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या करना है, दो का स्लोप ज़्यादा रखना है, जो दो कर्व हैं उनका स्लोप ज़्यादा रखना है, और दो जो कर्व हैं उनका कम रखना है, ठीक है, दो का कम रखना है। तो यहाँ पे देखो, जब मैं इसको रखता हूँ कि मान लो इसको स्टेट 1, कुछ भी नाम आप दे सकते हो, स्टेट 1 2 3 4, ठीक है, तो ये वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, ठीक है। ये वाला क्या होगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। ये क्या होगा, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन, ठीक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो आपको क्या ड्रॉ करना है, देखिए दो लाइंस ड्रॉ करनी है जिनका स्लोप ज़्यादा है, और दो लाइंस ऐसी ड्रॉ करनी है जिनका स्लोप कम है, और आपको 4 स्टेट्स ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अब इसका प्रॉब्लम क्या आता है कि इसमें देखो एरिया अंडर द पीवी कर्व जो होता है वो बहुत कम आता है, द एरिया अंडर द पीवी कर्व, एरिया इनक्लोज्ड इन द साइकिल इज वेरी लेस, तो जो वर्क आउटपुट आता है ना वो बहुत कम आता है। दिस इज द वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ दिस कार्नोट साइकिल, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। देखो यहाँ पे आप नज़र भी आ रहा है आपको कि एरिया अंडर पीवी कर्व, यहाँ पे देखिए एरिया अंडर द पीवी कर्व इज हैविंग वेरी नैरो रीजन, ओके, दैट्स वाई दिस जो वर्क प्रोड्यूस होगा ना वो बहुत कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है, तो मतलब एफिशिएंट, मोस्ट एफिशिएंट होता है, बट एरिया अंडर पीवी नैरो होने की वजह से जो हमारे पास जो स्वेप्ट वॉल्यूम होगा दैट शुड बी लार्ज, ओके, टू प्रोड्यूस द वर्क। अब इसमें देखिए ऑल द प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल विच इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव दिस इज ड्रॉबैक, क्योंकि कंप्लीट रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं यहाँ पे। जब रिवर्सिबल होंगे तो प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक भी होना पड़ेगा और फ्रिक्शनलेस होना पड़ेगा। तो क्वासी स्टैटिक का मतलब इट इज इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेसेस होंगे, तो साइकिल कंप्लीट कब होगा, जब प्रोसेस इनफाइनाइटली स्लो है, तो इट इज़ ड्रॉबैक। टू अचीव आइसोथर्मल, देखिए वो तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल इनफाइनाइट स्लो प्रोसेस होता है, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सट्रीमली फास्ट होता है, तो ये तो प्रैक्टिकल अचीव करना पॉसिबल नहीं। और एरिया अंडर पीवी इज़ वेरी नैरो रीजन, तो जो आउटपुट में वर्क मिलता है वो बहुत कम मिलता है, लिटिल क्वांटिटी ऑफ वर्क वी गेट, ओके, बट एफिशिएंसी ज़्यादा मिलती है, ठीक है ना, वर्क बहुत कम मिलता है। मतलब क्या है कि वेस्टेज बहुत कम है, ठीक है। द रिवर्सिबल इंजन इज मोर एफिशिएंट देन इरिवर्सिबल इंजन, हमें पता है, ठीक है, कि रिवर्सिबली यदि ऑपरेट करेगा तो रिवर्सिबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है, लॉसेज बहुत कम होंगे, फ्रिक्शन वगैरह नहीं होगा, ठीक है, और जब रिवर्सिबिलिटी नहीं होगी मतलब एनर्जी हमारी डिग्रेड नहीं होगी, ठीक है, तो एफिशिएंट तो कौन होगा, रिवर्सिबल वाला इंजन होगा, ठीक है, हमें ऑलरेडी पता है। अगला, मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल इंजन इज गिवन बाय द कार्नोट एफिशिएंसी, ठीक है। यदि हमारे पास एक कार्नोट इंजन है, हमने डिस्कस भी किया था कि आइडियल केस में इंजन का एफिशिएंसी क्या होता है, 1 माइनस टी ओवर अपॉन टी है। ये रिवर्सिबल इंजन वी हैव डिस्कस्ड व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके, तो हमने इंजन का एफिशिएंसी डिराइव किया था, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे हमारे पास अब कार्नोट एफिशिएंसी के बारे में, कार्नोट साइकिल के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट कार्नोट एफिशिएंसी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ओके, जो हमने डिराइव किया कार्नोट एफिशिएंसी का रिजल्ट कि कार्नोट साइकिल में एफिशिएंसी जो होगा दैट इज़ 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर, ठीक है। तो ये केवल और केवल किन पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों टेम्परेचर्स पे डिपेंड कर रहा है, लोअर और हायर पे, तो यही चीज़ लिखा हुआ कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ठीक है। अगला ये पॉइंट नंबर 5, इफ देर आर n नंबर ऑफ रिवर्सिबल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट्स विद डिफरेंट वर्किंग फ्लूइड देन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी और आइडियल एफिशिएंसी और कार्नोट एफिशिएंसी इज हैविंग सेम वैल्यू। मतलब क्या है कि वर्किंग फ्लूइड के ऊपर ये एफिशिएंसी डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एफिशिएंसी तो केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो ये कह रहा है कि यदि सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में रिवर्सिबल इंजन ऑपरेट कर रहे हैं और इन जिनका वर्किंग फ्लूइड अलग अलग है, मतलब जो वर्किंग फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है दैट इज़ डिफरेंट, लेकिन वर्किंग फ्लूइड पे तो एफिशिएंसी डिपेंड कर ही नहीं रही है, तो मतलब क्या है उनका एफिशिएंसी सेम होगा। तो ये 6 पॉइंट भी सेम कर रहा है कि कार्नोट एफिशिएंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड।
So we can take a different working fluid in an engine, keeping the temperature limits to be same, तो efficiency same होगा, ठीक है. So देखिए यहाँ पे जो हमने डिस्कशन किया है that is regarding the Carnot cycle and the TDS equations. और ये कुछ इंजन्स के बारे में हमें बताया है कि ये इरिवर्सिबल है, ठीक है. तो डेल क्यू बाई टी का साइक्लिक इंटीग्रल लेस देन जीरो हम पहले ही पढ़ चुके हैं. डी एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो होगा, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है. और जो कार्नोट का एफिशिएंसी होगा वो इस इरिवर्सिबल वाले से ज़्यादा होगा, वी ऑलरेडी नो. लेकिन जब रिवर्सिबल और आइडियाबैटिक आपके पास, रिवर्सिबल और आइडियल इंजन की हम बात करते हैं, तो रिवर्सिबल इंजन में डेल क्यू बाई टी द साइक्लिक इंटीग्रल जीरो होता है, यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज जीरो होता है, ओके. और कार्नोट और एक्चुअल एफिशिएंसी सेम होती है, क्योंकि ये रिवर्सिबल और आइडियल केस है ना, और कार्नोट भी आइडियल केस है. अब जब इम्पॉसिबल इंजन्स के केसेस कौन से होंगे, जब व्हेन द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी ग्रेटर देन जीरो होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है. जब यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज लेस देन जीरो आता है तो मतलब वो भी इम्पॉसिबल इंजन है. जब आपका एफिशिएंसी इंजन का कार्नोट से ज़्यादा आ जाता है वो भी इम्पॉसिबल है. तो ये हमने डिस्कस किए हैं डिफरेंट टाइप की केसेस, ठीक है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ठीक है. इसके ऊपर डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी फ्रेम हो जाते हैं, ओके. सो इन दिस वीडियो बेसिकली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द Carnot cycle and TDS equations and these basic standard results, okay. So I hope आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं. If any doubt regarding these concepts you can do your comment, okay, you can ask in comment box. So thank you so much for watching this video. Thanks a lot. Bye.